मैं मैट एब्राहम्स हूं और मैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। स्वागत है थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट के इस क्विक थिंक्स एपिसोड में। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन एक सिंपल इक्वेशन पर आधारित है। कॉन्फिडेंस बराबर कॉम्पिटेंस। जितने अधिक आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही आपकी ऑडियंस आपको कॉम्पिटेंट और क्रेडिबल मानेगी। बिल्कुल, इसे किसी एक्सट्रीम तक ले जाना सही नहीं है और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट या एरोगेंट बनना चाहिए। यकीन मानिए, मैं सिलिकॉन वैली में काम करता और पढ़ाता हूं और कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच के अंतर पर काफी बात करता हूं। अब कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी रुकावट है एंग्जाइटी। ज्यादातर लोग, लगभग 75% से भी अधिक, हाई स्टेक्स कम्युनिकेशन सिचुएशंस में एंग्शियस महसूस करते हैं। चाहे वो रिटन हो या स्पोकन, इन पर्सन हो या वर्चुअल, लार्ज ऑडियंस के सामने हो या छोटी ग्रुप में, सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस। मुझे लगता है मैंने सारे सिनेरियोज कवर कर लिए। आज थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट के पिछले एपिसोड्स के एक्सपर्ट्स के क्लिप्स की मदद से मैं आपको कुछ ऐसे कम्युनिकेशन एंग्जाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स देना चाहता हूं जो आपको कम्युनिकेशन के समय ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करने में मदद करें। इन टेक्निक्स को समझने के लिए हम एंग्जाइटी मैनेजमेंट के ABCs की बात करेंगे। ABC का मतलब है अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। अफेक्टिव सिम्टम्स इस बात से जुड़े होते हैं कि जब हम स्ट्रेस या परफॉर्मेंस प्रेशर में होते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। हाई स्टेक्स कम्युनिकेशन सिचुएशंस में हम में से कई लोग बहुत तीव्र नेगेटिव फीलिंग्स महसूस करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि जैसे ही ये नेगेटिव फीलिंग्स शुरू हो जाती हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। लेकिन वास्तव में कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम माइंडफुलनेस से जुड़ी टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं जो हमें यह इनकरेज करती हैं कि हम अपनी अनहेल्पफुल या नेगेटिव फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें और खुद को याद दिलाएं कि एंग्शियस महसूस करना नॉर्मल है। दरअसल नर्वस न होना ही असामान्य है और ये नेगेटिव फीलिंग्स हमें डिफाइन नहीं करती। जैसा कि प्रोफेसर क्रिश्चियन व्हीलर एपिसोड 18 में अपनी क्लास ऑन स्पॉन्टेनियस मैनेजमेंट के दौरान शेयर करते हैं, हम बहुत से लोग दूसरों के सामने एक प्लान्ड स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन देते समय भी एंग्शियस महसूस करते हैं। और सोचिए, ये कितना ज्यादा हो जाता है जब आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हों जिन्हें आप पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि कोई सवाल जवाब जो आपकी उम्मीद से अलग दिशा में चला जाए या फिर अचानक आपसे किसी विषय पर स्पॉन्टेनियस रिमार्क्स देने के लिए कहा जाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में हम थोड़ा एंग्शियस हो जाते हैं और फिर हम अपने एंग्शियस होने को लेकर ही एंग्शियस हो जाते हैं। हाँ, हम एंग्शियस होने पर खुद को बुरा महसूस कराने लगते हैं और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अनकंफर्टेबल महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। समस्या यह नहीं है कि आप असहज हैं, बल्कि यह है कि आप अपने असहज होने से असहज हो जाते हैं। इसलिए हम एक्सरसाइजेस पर काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि वे उस स्थिति में रहें और उसी स्थिति में काम माइंडसेट के साथ रिस्पॉन्ड करें। वे यह एक्नॉलेज कर सकते हैं कि वे थोड़ा एंग्शियस महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे उस पर ड्वेल नहीं करेंगे। वे अपने माइंड पर भरोसा करेंगे कि उसी मोमेंट में जरूरी रेस्पॉन्सेस अपने आप सामने आ जाएंगे। जब आप अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयर हो जाते हैं और समझते हैं कि वे आप पर कैसे इम्पैक्ट डालती हैं, तो आप एक सेंस ऑफ एजेंसी विकसित करते हैं, यानी ये एहसास कि आपके पास कंट्रोल है। इससे आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को एक ज्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में रीफ्रेम करने की एबिलिटी मिलती है। एक और इफेक्टिव टेक्निक स्टैनफोर्ड लेक्चरर और अवार्ड विनिंग ऑथर केली मैकगोनागल से आती है, जिन्होंने एपिसोड 69 में शेयर किया कि वे अपनी एंग्जाइटी को एक सिग्नल के रूप में देखती हैं। मैंने एंग्जाइटी के बारे में जो चीज वैल्यू करना सीखा है वो ये है कि ये इस बात का संकेत है कि मुझे सच में परवाह है। तो उदाहरण के लिए, जब अब मैं एंग्शियस महसूस करती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, माई हार्ट इज इन इट। किसी भी सच में मीनिंगफुल कम्युनिकेशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके काम के बारे में अपने मन में इंटरेस्टिंग विचार करे।
यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप उसे कन्विंस करें कि आपका काम सही है या महत्वपूर्ण है, या कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। सफलता का असली पैमाना यह है कि सामने वाला अपनी तरफ से स्पॉन्टेनियस और थॉटफुल क्वेश्चंस और आइडियाज लेकर आए। एंजाइटी के इफेक्टिव पहलुओं, जिन्हें हम एक्नॉलेज करके, रीफ्रेम करके और ये याद दिलाकर कि वे नॉर्मल और नेचुरल हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन हमें इसके बिहेवियरल सिम्टम्स को भी एड्रेस करना होगा। बिहेवियरल एक्सपीरियंसेस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमारे व्यवहार से जुड़ी होती हैं, जैसे तेज धड़कन, पसीना आना, हकलाना और ऐसी कई अन्य प्रतिक्रियाएं। इन बिहेवियरल एंजाइटी इश्यूज से निपटने का एक ट्राइड एंड ट्रू तरीका है डीप ब्रीदिंग। हमारे पास कुछ सीधे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जिनके जरिए हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी हम अपनी अलर्टनेस को कम कर सकते हैं या कामनेस को बढ़ा सकते हैं। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप कम गहरी सांस लेते हैं। राइट। सबसे कॉमन एडवाइस जो दी जाती है वो है एक डीप ब्रेथ लो। राइट। लेकिन असल में ये एडवाइस बिल्कुल गलत है। जिस ब्रीदिंग में एक्सहेल पर जोर दिया जाता है वो नर्वस सिस्टम के कामिंग हिस्से को कहीं ज्यादा तेजी से एक्टिवेट करती है। और सिर्फ एक्सहेल करना ही काफी नहीं है, आपको एक डबल इनहेल करना चाहिए, यानी पहले नाक से इनहेल करें और फिर एक्सहेल करने से पहले थोड़ा सा और हवा अंदर लें और फिर एक लंबा एक्सहेल करें। इसे बस 1 से 3 बार दोहराएं। इस तरह से ब्रीदिंग करने से आपकी हार्ट रेट धीमी होती है, आप थोड़ा धीरे बोलने लगते हैं और ज्यादा शांत महसूस करते हैं। यहाँ कुछ और क्विक टिप्स हैं जो बिहेवियरल सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें हम में से कई लोग अनुभव करते हैं। जब हमें कांपने जैसा महसूस होता है तो वो एड्रेनलिन होती है जो हमें थ्रेट से सेफ्टी की ओर मूव करने की कोशिश कर रही होती है। अगर आप इन पर्सन हैं तो बड़े और ब्रॉड जेस्चर्स का इस्तेमाल करें या अपनी ऑडियंस की ओर एक कदम बढ़ाएं। ये मूवमेंट उस शेकीनेस को कम करने में मदद करेगा। कुछ लोग, जैसे मैं, नर्वस होने पर पसीना बहाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, आपका ब्लड तेजी से पंप हो रहा होता है और आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ रही होती हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हों। खुद को थोड़ा शांत करके हम लाल पड़ने और पसीना आने को कम कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका है अपने हाथों में ठंडी पानी की बोतल या ग्लास पकड़ लेना। इससे आपका कोर बॉडी टेम्परेचर कम होता है। हमने इसका उल्टा भी किया है। किसी ठंडी सुबह में जब हम गर्म कॉफी या टी का कप पकड़ते हैं और महसूस करते हैं कि वह हमें गर्माहट दे रहा है। कुछ लोगों को नर्वस होने पर ड्राई माउथ हो जाता है। इसे कम करने के लिए आप बोलने से ठीक पहले कोई लॉजेंज चूस सकते हैं, गम चबा सकते हैं या थोड़ा सा वार्म वाटर पी सकते हैं। अंत में जीएसबी प्रोफेसर जेफरी फेफर एपिसोड 34 में हमें याद दिलाते हैं कि खुद को काम करने के लिए कुछ फिजिकल वार्म अप्स करना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जब बिल इंग्लिश और सूजी डेमिलानो, जो सैन फ्रांसिस्को प्लेहाउस के को फाउंडर्स हैं, मेरी क्लास में आकर एक्टिंग विद पावर पर सेशन लेते हैं तो वे स्टूडेंट्स को शानदार सलाह देते हैं और मैं वही सलाह आपके लिसनर्स तक पहुंचा रहा हूं, और वो है वार्म अप करें। वे कहते हैं कि अपनी वॉइस को वार्म अप करें, अपने बॉडी को वार्म अप करें। जाहिर है, पब्लिक में नहीं। मैट, अगर आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो, खासकर हमारी उम्र को देखते हुए, लेकिन मैदान में उतरने से पहले ही उतरते तो आप कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज जरूर करते ताकि शरीर तैयार हो जाए। यही सलाह स्पीच और कम्युनिकेशन पर भी लागू होती है। आपको पहले वार्म अप करना चाहिए ताकि जब आप उस मोमेंट में एंटर करें तो आप जितना हो सके उतने रिलैक्स्ड और रेडी हों। जिन कई लोगों को मैं पढ़ाता और कोच करता हूं, वे इन बिहेवियरल हैक्स को बहुत हेल्पफुल पाते हैं। अफेक्टिव और बिहेवियरल के बाद तीसरी कैटेगरी है जिसे हमें एड्रेस करना है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव सिम्टम्स हमारे ब्रेन की स्मूथली फंक्शन करने की एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। हम फ्लस्टर्ड हो जाते हैं या भूल जाते हैं कि हमें क्या कहना था। इसके अलावा हम उस जाल में भी फंस जाते हैं जिसे एकेडमिक्स नेगेटिव सेल्फ टॉक कहते हैं, यानी अपने आप से नकारात्मक बातें करना। इन समस्याओं से बचने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं।
यहाँ स्टैनफोर्ड प्रोफेसर आलिया क्रम की एपिसोड 40 से सलाह है और उसके तुरंत बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर एलिसन वुड ब्रुक्स की एपिसोड 73 से गाइडेंस। ज्यादातर लोगों की मानसिकता ये होती है कि तनावपूर्ण परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से कमजोर कर देने वाली होती है, यानी वे हमें बीमार बना देंगी, हमसे संघर्ष करवाएंगी या दबाव में हमें तोड़ देंगी। जब आप स्ट्रेस की सच्चाई को देखते हैं, जो कि ज्यादातर चीजों की तरह काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको एहसास होता है कि ये सोच एक सिंप्लीफाइड अजम्पशन है। ये पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेस को देखने का सिर्फ एक तरीका है। आप समझने लगते हैं कि स्ट्रेस की असली प्रकृति इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दरअसल स्ट्रेस का एक दूसरा पहलू भी है, जो यह दिखाता है कि शरीर और दिमाग की स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमें कमजोर बनाने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, बल्कि हमें उस चुनौती का सामना करने के लिए अपने परफॉर्मेंस और बिहेवियर को एलिवेट करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। स्ट्रेस का एक पूरा पक्ष ऐसा है जो दिखाता है कि ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शनिंग, फिजिकल हेल्थ और दूसरों के साथ हमारे बिहेवियर और इंटरैक्शन पर एनहांसिंग प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमारा काम ये नहीं है कि हम स्ट्रेस की सच्चाई खोजें कि वो क्या है या क्या नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हमारे माइंडसेट्स यानी उसके बारे में हमारी कोर असेसमेंट्स ये तय करते हैं कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमने ये दिखाया है कि अगर हम लोगों को अपना माइंड ओपन करने के लिए प्रेरित कर सकें, इस विचार के लिए कि स्ट्रेस एनहांसिंग हो सकता है, कि स्ट्रेस आपको एक नए स्तर की समझ तक पहुंचा सकता है, दूसरों के साथ आपका कनेक्शन गहरा कर सकता है और आपको फिजियोलॉजिकली भी टफर और स्ट्रॉन्गर बना सकता है। इस तरह का फोकस हमारी अटेंशन और बिहेवियर्स को इस तरह शिफ्ट कर देता है कि वो माइंडसेट और ज्यादा सच साबित होने लगता है। इसलिए हमने एक बहुत सिंपल कोपिंग स्ट्रैटेजी आजमाई, एक बहुत सिंपल इंटरवेंशन। सवाल था, क्या लोग अपनी एंशियस फीलिंग्स को एक्साइटमेंट के रूप में रीफ्रेम कर सकते हैं? ये आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन ये काम इसलिए करता है क्योंकि जब हम एंशियस महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की धुंधली सी भावना होती है। हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है कि जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमें काम हो जाना चाहिए। लगभग हर किसी को लगता है कि उसे एंग्शियस होने पर काम होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कठिन है। ऐसा करने के लिए आपको एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल साइंस को कम करना पड़ेगा, जैसे तेज धड़कता दिल, पसीने से भीगे हाथ, शरीर में बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल। आप इन सबको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं और साथ ही एक नेगेटिव इमोशन जैसे एंजाइटी से निकलकर कामनेस की पॉजिटिव स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। ये 2 स्टेप मूव, पहले फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स को कम करना और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव इमोशन में शिफ्ट होना, लगभग असंभव है। खासकर फिजियोलॉजिकल पार्ट को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप एंजाइटी को एक्साइटमेंट के रूप में रिफ्रेम करते हैं, तो आप उसी हाई अराउजल जोन में बने रहते हैं। आप अपने ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से लड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस एक मेंटल शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। आलिया और एलिसन दोनों इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमारा माइंडसेट यह तय करता है कि हम अपनी एंजाइटी को कैसे महसूस करते हैं। अगर हम अपना माइंडसेट बदल दें, यानी जिस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं उसे बदल दें, तो हम कम नर्वस और शायद इवन एक्साइटेड भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को भी बदल सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनाकर, जैसे मैं यह कर सकती हूं या मैं संभाल लूंगी। ये छोटे छोटे मंत्रज हमारे थॉट्स को रीडायरेक्ट करते हैं और हमें बोलते समय अधिक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करने में मदद करते हैं। अब जब हमें इफेक्टिव बिहेवियरल और कॉग्निटिव टेक्निक्स की समझ हो गई है, तो इन्हें एक्शन में बदलने का समय है। इसके लिए मैं जो सुझाव देता हूं उसे मैं कहता हूं एंजाइटी मैनेजमेंट प्लान या AMP। कई दशकों से मैं अपने स्टूडेंट्स और जिन लोगों को मैं कोच करता हूं उन्हें इनकरेज करता आया हूं कि वे एक पर्सनलाइज्ड एंजाइटी मैनेजमेंट प्लान बनाएं, जिसे वे तब इस्तेमाल कर सकें जब उन्हें अचानक बोलने के लिए कहा जाए। एक प्लान तैयार होना आपको एंजाइटी के सिम्टम्स और सोर्सेज दोनों को मैनेज करने में मदद करता है। AMP एक तरह की रेसिपी की तरह है जिसे फॉलो करके आप खुद को काम कर सकते हैं ताकि आप अपनी बात सबसे अच्छे तरीके से रख सकें। मुझे कई साल पहले के स्टूडेंट से आज भी मैसेजेस मिलते हैं जो बताते हैं कि वे अब भी अपने AMPs एंजाइटी मैनेजमेंट प्लान्स का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल अभी हाल ही में एक स्टूडेंट ने बताया
कि उसने अपने प्लान की मदद से अपने भाई की शादी में एक किलर टोस्ट दिया। मैंने पाया है कि सबसे अच्छे एंजाइटी मैनेजमेंट प्लान्स में 3 से 5 टेक्निक्स होती हैं जो आपको हाई स्टेक्स कम्युनिकेशन में ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करने में मदद करती हैं। कोशिश करें कि आप अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव तीनों कैटेगरीज से टेक्निक्स चुनें ताकि आप हर पहलू को कवर कर सकें। मैं आज भी कुछ सिचुएशंस में नर्वस हो जाता हूं। हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टैनफोर्ड के कई डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा था और मैं थोड़ा घबरा गया। खुशकिस्मती से मैंने अपना एंजाइटी मैनेजमेंट प्लान इस्तेमाल किया और खुद को काम किया। मेरे प्लान में 3 स्टेप्स हैं। अफेक्टिव पर्सपेक्टिव से मैंने खुद को याद दिलाया कि ऐसी सिचुएशंस में एंग्शियस होना नॉर्मल है और इसका मतलब है कि मुझे अपने मैसेज की सच में परवाह है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से मैंने स्वेटिंग और ब्लशिंग कम करने के लिए एक ठंडी पानी की बोतल पकड़ी। और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से मैंने खुद से कहा, मैं कुछ महत्वपूर्ण योगदान देने वाला हूं। इस प्लान ने मुझे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने और एक अच्छी कम्युनिकेशन देने में मदद की। जब आपके पास एक प्लान बन जाता है तो अगला कदम है उसे टेस्ट करना। आपका प्लान दरअसल कुछ हाइपोथेसिस का सेट है। कुछ टेक्निक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी और कुछ शायद कम। बस उसे आइटरेट करें, एडजस्ट करें और तब तक रिफाइन करें जब तक आपको वो तरीका ना मिल जाए जो आपके लिए सबसे बेहतर काम करता है। हमें सच में यह जानने की उत्सुकता है कि आपके एंजाइटी मैनेजमेंट प्लान्स कैसे दिखते हैं। कृपया अपना प्लान बनाइए और हमें thinkfast@stanford.edu पर भेजिए। हम लिसनर्स के प्लान्स को कलेक्ट करेंगे और उनसे सीखी गई बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। आखिरी बात यह है, ऐसी कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन के समय हम ज्यादा कंफर्टेबल, काम और कॉन्फिडेंट महसूस करें। इससे हम बेहतर परफॉर्म करते हैं और हमारी ऑडियंस भी हमारे एंजाइटी सिग्नल से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना हमारे मैसेज पर ध्यान दे पाती है। मैं आप सभी को एनकरेज करता हूं कि एंजाइटी मैनेजमेंट के ABCs के आधार पर अपना खुद का एंजाइटी मैनेजमेंट प्लान बनाएं और मैं आपके सक्सेस के बारे में सुनने का इंतजार कर रहा हूं। आप सुन रहे थे थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट, जो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस की एक प्रोडक्शन है। इस एपिसोड को एच ऐश, जेनी लूना और मैंने मैट एब्राहम्स प्रोड्यूस किया है। हमारी म्यूजिक फ्लॉयड वंडर द्वारा प्रदान की गई है। और ज्यादा जानकारी और एपिसोड्स के लिए हमें YouTube पर या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां ढूंढें। कृपया सब्सक्राइब करें, लिंक्डइन पर हमें फॉलो करें, 5 स्टार रेटिंग दें और अपने दोस्तों, परिवार और कोवर्कर्स को थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट के बारे में जरूर बताएं। हाय, मैट हियर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस महीने थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट के लॉन्च की 6 साल की एनिवर्सरी है। जैसे ही हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, हम उत्साहित हैं कि हम आपको आपकी कम्युनिकेशन और करियर स्किल्स को सीखने, प्रैक्टिस करने और ग्रो करने के और भी ज्यादा तरीके दे सकें। जो लोग अपने पॉडकास्ट्स देखना पसंद करते हैं, उनके लिए अब हम हर एपिसोड का पूरा वीडियो वर्जन भी स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हैं। अब हम एक वीकली ईमेल भी भेजेंगे जिसमें उस हफ्ते के एपिसोड्स की जानकारी और आगे आने वाले टॉपिक्स की झलक मिलेगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं fastersmarter.io पर और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने पर आपको हमारा मंथली न्यूज़लेटर भी मिलने लगेगा। fastersmarter.io पर ही आपको हर एपिसोड के ट्रांसक्रिप्ट्स और शो नोट्स मिलेंगे। और रिसोर्सेज मेन्यू के तहत हर एपिसोड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कंटेंट भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्सटेंडेड डीप थिंक्स एपिसोड्स को एड फ्री सुन सकते हैं। इसके लिए एप्पल, स्पॉटिफाई या fastersmarter.io/premium पर सब्सक्राइब करें। मैं आपको हमारी थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट लर्निंग कम्युनिटी में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करता हूं, जहां दुनिया भर के लोग अपनी करियर और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप और होन करने के लिए जुड़ रहे हैं। एसिंक्रोनस लेसन्स लेकर, लर्निंग क्वेस्ट्स में भाग लेकर, लाइव ऑथर बुक टॉक्स का आनंद लेकर और मेरे AI कोच से व्यक्तिगत गाइडेंस प्राप्त करके। fastersmarter.io/learning। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर जरूर जाएं, जहां हम वीडियो शॉर्ट्स, फ्रेमवर्क्स, इन्फोग्राफिक्स और प्रोटोकॉल्स शेयर करते हैं। आप हमारी मदद 5 स्टार रेटिंग और पॉजिटिव रिव्यू देकर भी कर सकते हैं। 2026 एक शानदार साल होने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन और करियर को और ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्लियर
और कंपेलिंग बनाने के लिए। जैसा हमेशा, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद और सुनने के लिए धन्यवाद।